हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल 3 तारीख थी, अपना एक ALP CBT 2 का सेशन आपने देख लिया होगा। उसमें मैंने लेटेस्ट PYP कराए थे, प्रीवियस ईयर पेपर के टॉप सवाल। अब आज मैं कुछ एक खास चीज लेकर आया हूं जिसमें एक्सपेक्टेड प्लस PYQ है, और ये ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको शानदार रिजल्ट डिलीवर कर सकती है। तो जैसा कि कल आपने प्यार दिया है, वैसे ही आपको आज देना है। ठीक है, आपको पता है मैं आपका बैच तो आ ही गया है, स्कोर बूस्टर अगर आप मिक्स प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं तो, और कंबाइंड और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आप ले रहे हैं तो आप 100 डेज टारगेट बैच ले सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको जानकारी आपको दे दूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। अब सेशन का आनंद उठाइए, चलिए। और दिल से अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर किया करो यार। शाम रात को 8 बजे रीजनिंग की क्लास भी चल रही है, आप उसे भी फॉलो करो। ठीक है, और अब 5 तारीख से तो, परसों से तो अपना बैच ही शुरू हो जाना है। ठीक है, हाँ 5 तारीख से संडे से शुरू हो जाना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें, चलो। तो दोस्तों, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर हमारे जितने भी बैचेज हैं वो आप ले सकते हो, और आज ही डाउनलोड कर लो। इसमें आपको अफोर्डेबल कोर्सेस, बुक्स, सब ई बुक्स सब मिल जाता है। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर सब पे अवेलेबल है। हमारे नए बैचेज आ चुके हैं, नए बैचेज, ठीक है ना, जिसमें हम प्राइम बैचेज उनका नाम दिया है। 200 दिन का चैलेंज है और इस साल के लिए ये बेस्ट रहेंगे। आप इनको ज्वाइन करके बिगिनर भी इसको ले सकते हैं, और किसी को अगर जल्दी जल्दी कवर करना है और डेप्थ में जाना है तो VOD भी ले सकता है। तो सभी बच्चों को क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर भारी छूट चल रही है, और ये ऑफर जो है 15 तारीख तक वैलिड है, 15 अप्रैल तक। ठीक है, और 10 तारीख से हमारा प्राइम बैच शुरू हो जाएगा। तो फायदा आपको ही उठाना है भाई, कोई और नहीं आएगा। और स्कोर बूस्टर भी हमने लॉन्च कर दिया आपके लिए, ठीक है, जिसमें मैं 2019 के पेपर कराऊंगा, 2024 के सारे, ठीक है, जितने भी पेपर हुए हैं, 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर। अब 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर कौन से? कैच द मैथ आपके CTM होंगे, ठीक है। इसी प्रकार रीजनिंग में भी होंगे, ठीक है ना। तो रिपीट होने वाले सवाल, लेटेस्ट सवाल, नए सवाल, अच्छे सवाल सब होंगे इसके अंदर। और आपको चैप्टर वाइज रिवीजन चाहिए, करना है कवर, तो आप ये 100 डेज ले सकते हो हमारा, है ना, कॉम्बो। मैंने ये इवेंट कर दिया है, आप जाकर देख लेना मेरे भाई, देखना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए, आपको जो PDF है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। लाइक शेयर करना है अगर पसंद आया तो, ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 6 अंकों की एक संख्या दे रखी है, ये रही 6 अंकों की संख्या, 11 से डिविजिबल है। 3 अंकों की संख्या 9 से डिविजिबल है। तो A का वैल्यू बताओ, X का वैल्यू बताओ, उनका योग बताओ। तो देखो दोस्तों, 11 से अगर डिविजिबल है तो 8 और 7 15, 15 और 6 कितना होता है? 21। कितना होता है? 21। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये कितना आ रहा है? 21 बराबर 3 प्लस का 2A, तो 2A बराबर हो गया 18, A बराबर आ गया 9। 11 से भाजकता का नियम, अल्टरनेटिवली बराबर होते हैं, विषम स्थान पर सम स्थान पर बराबर कर दिया, ठीक है। अब आते हैं सर 9 से भाजकता का नियम, 8 और 6 14, तो x की वैल्यू क्या रखूं? 4 रख दो, 18 हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका आंसर आना चाहिए, a की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 4, 13 आंसर आना चाहिए। अगर आप लोगों का आंसर आ गया है तो बिल्कुल बढ़िया है, इस तरह का सवाल आप आसानी से बना पाओगे। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पाइप और सिस्टम के काफी क्वेश्चन आने वाले हैं, ये फिक्स पैटर्न में बता रहा हूं आप लोगों को। जहां बोला गया है एक खाली पूल को भरने के लिए 2 नल लगाए गए हैं। पहला नल 10 मिनट लेता है, दूसरा नल 15 मिनट लेता है, ठीक है। पहला नल 4 मिनट के लिए खुला था, तो यहां पर अगर हम टोटल 60 कैपेसिटी मान लें और इनकी क्षमता निकालने की, ये 6 है और ये 4 है, तो पहला नल जो है वो 4 मिनट के लिए खुला है। 4 मिनट के लिए खुला है यानी कि 24 यूनिट तो उसने भर दिया होगा। अगर 24 यूनिट उसने भर दिया है तो बचा हुआ 36 यूनिट, जिसके बाद भाई खुला था, जिसके बाद उसका काम करना बंद हो गया, तो पहला नल बंद हो गया। अब पूरा भरने के लिए दूसरे नल को कितना समय लगेगा? तो दूसरा नल 4 की एफिशिएंसी से आएगा, 4 की एफिशिएंसी से आएगा दूसरा नल, और वह 9 मिनट में भर देगा, वह 9 मिनट में भर देगा। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी जल्दी बनाते जाओ, साथ में मैं तो समझाऊंगा, आप जितना जल्दी आप खुद कर सकते हो वो करो, जिससे कि पूरा रिवीजन हो जाए अपना, पूरी की पूरी 9 शिफ्ट का, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहां पर हम ये देखते हैं, एक्स के पास 60 सिक्के थे, एक्स के पास 60 सिक्के थे, जिसमें 1/2 भारतीय सिक्के थे, 1/6 अमेरिकी सिक्के थे। तो अन्य सिक्के कितने थे? तो टोटल आपको पता है कि 1/2 अगर भारतीय हैं तो 30,
और 1/6 अमेरिकी हैं तो 10, तो बचे कितने 20, तो 20 अन्य हो गए। तो 20 कैसे हो गए, अन्य सिक्के हो गए। अगला प्रश्न, बी और सी 35 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। बी और सी 35 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर उसी कार्य को 17.5, यानी कि पॉइंटों में भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आपने 35 ले लिया, सही है, क्योंकि 35 का भाग देंगे एक बार, 17.5 का भाग देंगे 2 बार। तो बी और सी की एफिशिएंसी तो 1 है, तो ए की एफिशिएंसी भी 1 हो जाएगी, बी और सी की एफिशिएंसी भी 1 है। तो ए अकेला कितना टाइम लेगा, 35 दिन। क्लियर है? स्पीड तेज लगे तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। स्टेटमेंट वाले सवाल भी आपके पेपर में आएंगे, जो कि आ चुके हैं। हाउ मैनी पॉइंट्स डिड ए अर्न इन द गेम? स्टेटमेंट 1, ए वॉन 6 टाइम्स एंड लॉस्ट 12 टाइम्स। ए लॉसेस 5 पॉइंट्स इन एवरी गेम। ठीक है, तो आप बताइए कि कितने अर्न करेगा। मैं हिंदी में भी क्वेश्चन को डिस्प्ले करता हूं, ये आपके सामने हिंदी में भी मैंने क्वेश्चन दिखा दिया है। तो आप बताएं कि ए कितने पॉइंट अर्न करेगा। तो खेल में ए ने कितने अंक कमाए? ए 6 बार जीता और 12 बार हारा। ठीक है, हर खेल में 5 अंकों का नुकसान होता है, तो यहां पर कैसे बता पाएंगे हम नहीं बता पाएंगे। तो हमारे पास क्या है, ना वाला आंसर आएगा। ना तो हम पहले से बता सकते हैं ना दूसरे से बता सकते हैं, क्योंकि इसने अलग अलग मार्किंग भी नहीं कर रखी है कि भाई मतलब जीतने वाले को इतने पॉइंट है, हारने वाले को इतने। अब हारने वाले को तो जीतने वाले का बता देता तो हम कुल मिलाकर इसका अंक कमा लेते, बता देते। हमारे पास है ही नहीं, डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो हम नहीं बता सकते। दोनों के बाद भी हम नहीं बता सकते, डी आंसर आ जाएगा। एक बाल्टी को भरने के लिए सामान्य रूप से 4 मिनट लगते हैं, बाल्टी में छेद के कारण 6 मिनट लगते हैं। तो बाल्टी को भरने के लिए, यानी कि जो इनलेट पाइप है, 4 मिनट लगते हैं, और इसके अंदर एक छेद है। अब छेद है तो पानी निकल भी रहा होगा, तो टाइम ज्यादा लग गया, 12 आपका टोटल हो गया। ये भरने वाला 3 की एफिशिएंसी से भर रहा है, और छेद के साथ में 2 की एफिशिएंसी से भर रहा है। तो आप बस इतना बता दो कि जो ये छेद है ये किस एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, -1 से, क्योंकि भरने वाले की एफिशिएंसी तो प्लस का 3 है और यहां रिजल्ट में 2 आ रहा है। तो एफिशिएंसी खाली करने वाले छेद की कितनी होगी, -1। तो पूरी बाल्टी को वो छेद कितनी देर में खाली कर देगा, 12 मिनट में, पूरी बाल्टी को 12 मिनट में। अगला प्रश्न, पाई चार्ट भी आपके पेपर में आएगा, जरूर आएगा। बहुत ही बढ़िया ये क्लास होने वाली है, इससे हो सकता है कि आपका बेड़ा पार हो जाए। हाँ, ये समझ लेना। अब देखिए क्वेश्चन ये क्या है आपके सामने कि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए की कीमत 300 लाख करोड़ है। तो दिसंबर 2017 तक बैंक सी के अंतर्गत एनपीए की लागत कितनी है? सी के अंतर्गत तो 15% है, और 15% अगर 300 करोड़ का निकालेंगे आप तो 45 करोड़ रुपए की राशि हो जाएगी, जो कि सी के अंतर्गत आती है एनपीए की कीमत में। ठीक है, कितना हो जाएगा, 45 लाख करोड़। अगला सवाल आपके सामने, अगर 2 बिंदु दे दिए जाएं तो ढलान कैसे निकालेंगे? बहुत जरूरी सवाल है। आप इसको 2 कोऑर्डिनेट मान लेंगे, x1 y1 और x2 y2। अगर 2 बिंदु फॉर्म लगाते हैं तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है? स्लोप निकालने का तरीका है y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। तो जवाब आएगा कितना, 2 माइनस माइनस का 4, x2 5 माइनस का 3। तो जवाब आया सर 6/2, तो आंसर आया स्लोप 3। तो आपका जो स्लोप आ गया वो 3 निकल कर आ गया। अब यहां पर 2 कंडीशन मैं और सिखा देता हूं, क्या पता उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए। मैं कहता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का समीकरण बता सकते हो क्या? अगर प्रवणता आ गई है और 2 बिंदु दे रखे हैं तो एक लाइन का समीकरण बता सकते हो क्या? तो लाइन का समीकरण बताने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है फॉर्मूला, y माइनस का y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस का x1। बस ये याद रख लो, हो जाएगा काम। यानी कि y1 कितना है, -4, तो प्लस हो जाएगा अपने आप, बराबर m की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी है x1 की वैल्यू है 3। तो ये लीजिए आपकी ताजा तरीन
समीकरण रेखा की तैयार हो चुकी है। तो ये कह सकते हैं 3x माइनस का y बराबर 13। एक क्वेश्चन तो ये इस पे बन सकता है जो मैंने आपको सिखा दिया। दूसरा सवाल कि अगर मैं इसके स्लोप निकालना चाहता हूं, इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत कोई इक्वेशन बनाना चाहता हूं और उसका प्रवणता निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालूंगा? तो हमेशा याद रखना कि जैसे कि ये 3 है तो एक तो आप उल्टा कर दो, कर दिया, और माइनस कर दो, मतलब चिन्ह बदल दो। तो सर ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जब हम परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये केस आता है m1 m2 बराबर माइनस का 1, m1 m2 बराबर माइनस का 1। कल जो मेरी क्लास हुई थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, वो भी आपको दिमाग में रखना है। कौन सा करवाया था? कि जब दो लाइंस दे रखी हो उनके बीच में कोण कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, tan थीटा निकालने वाला फॉर्मूला होता है, उसमें क्या करते हैं, हम दोनों की प्रवणताएं निकालते हैं, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। इससे हम दोनों लाइंस के बीच में एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो दोनों की प्रवणताएं हमेशा बराबर होती हैं, स्लोप विल बी इक्वल, दोनों रेखाएं समांतर होंगी तब। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसी प्रकार साइन थीटा आपके सामने दे रखा है, ये लीजिएगा। साइन थीटा बराबर अगर 12/13 है तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो ये 5 12 13, यही आप जानते हैं। तो लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी करते चलो, मेरे साथ के साथ करते चलो, ठीक है ना। हाँ, पूरा रिवीजन हो जाएगा। कॉट थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, 2 छिकी 12, 13 से कट गया 13, 5/6, 35/6 जिसका भी आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। 35/6 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, बाइनरी आपको दे रखा है, इनका योग क्या होगा, और वो भी आपको ऑप्शन से बताना है। आपके पास बाइनरी जोड़ना अगर आपको आता है तो वैसे कर लो, और अगर नहीं आता है तो मेरी सलाह मानो वैसे कर लो। कभी भी अगर आप लिखते हैं ना तो 2 की पावर 0 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है, फिर 16 होता है, फिर 32 होता है, फिर 64 होता है, यही होता है 1 2 3 4 5 6 7। और अगर यहां पर भी ऐसा ही है 1 2 3 4 5 6 7, आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, तो यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है। सिग्नल देखो, यहां पर 4 का सिग्नल आ रहा है, 8 का नहीं आ रहा, 16 का नहीं आ रहा, 32 का आ रहा है और 64 का आ रहा है। तो तुरंत मैंने पता लगा लिया कि जो ये संख्या है ये मेरे पास 100 है, 100 है ये। इसमें किस किस का सिग्नल आ रहा है सर, 64 का आ रहा है, फिर 32 का भी आ रहा है इसके अंदर, 16 का नहीं आ रहा, 8 का आ रहा है, और 4 और 2 का भी आ रहा है। तो 8 और 4 12, 12 और 6 18 और 2 20, 9 और 2 11, 110। तो कुल मिलाकर जवाब आएगा 210, 210 आ जाएगा जवाब। ठीक है, तो 210 अगर जवाब आ जाएगा तो 210 को बाइनरी में बदल दो। हाँ, आप ये कहोगे सर डायरेक्टली वो वाला तरीका बता दो ना, जोड़ने वाला, कैरी वाला, आसान है, वो भी कर सकते हो। 2 से भाग देंगे 105, रिमाइंडर आया 0। 2 से भाग देंगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, रिमाइंडर आया 1। 2 से भाग देंगे 26, 0। 2 से भाग देंगे 13, 0। 2 से भाग देंगे 6 बार 1, 2 से भाग देंगे 3 बार 0, 2 से भाग देंगे 1 बार 1, 2 से भाग देंगे 0 बार 1। तो नीचे से ऊपर लेके चलते हैं 1 1 0, एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, और डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आपको बाइनरी पता है तो यहां पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको बाइनरी योग पता है तो।
वरना इसमें अंतर वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, 2-4 सेकंड लग जाएं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में नंबर नहीं घटने चाहिए। जैसे कि 0 और 0 0 होता है, 0 और 1 1 होता है हमेशा, 1 और 1 कितना होता है 0 होता है, उसकी एक कैरी आ जाती है, तो 1 और 1 फिर 0 हो जाता है, फिर ये 1 0 1 0 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाता है। तो आपके सामने 1 1 का 1 आएगा, 1 1 का 1 आएगा, ठीक है, 1 1 का एक 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 1 0, यहां हो गया 1 0 1 1, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आता इसमें, इसलिए बच्चे थोड़ा सा दूर भागते हैं इससे, वरना एक कैरी वाला भी होता है, 0 0 करते हैं तो कितना आ रहा है 0 0 1 1 1 0 1 1 1, कितना होगा 1 1 0 और एक कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे मानने में, तो आप थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हो, 10-5 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड ज्यादा लगेंगे। चलिए अगला सवाल, 50 मीटर लंबी स्टील की छड़ से एक कामगार को 5.25 मीटर लंबाई के यथासंभव टुकड़े काटने हैं, ठीक है, तो इस पूरी छड़ का कितना हिस्सा शेष बचेगा? गुड क्वेश्चन। तो पॉइंट ये है मेरे भाई, 50 मीटर लंबी स्टील की छड़ से 5.25, तो 5.25 का मतलब है 5 सही 1/4, 5 के 20 21/4 मीटर लंबाई के टुकड़े काटने हैं, काटने हैं भाई काटने हैं। तो इस पूरी छड़ का कितना हिस्सा शेष बचेगा? बढ़िया। तो ये आपको बताना है कि यार कितना बचेगा शेष, और 50 मीटर का है। अगर आप ये नोटिस करते हो, इससे बिल्कुल नियरेस्ट पहुंचना है, तो मैं आपसे कहता हूं अगर ये 5.25 है ना, अगर 10 का भाग दोगे गलत हो जाएगा, 9 का एक बार दे के देखो, आप 9 का गुणा करके देखो, तो 9 पड़म 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 पड़म 45 और 2 47, ठीक है। एक बार देख लो भाई, 47.25, 47.25, कितना भाग शेष बचेगा? कैसे कर रहे हैं कि भाई 50 मीटर की एक छड़ ले लिया अपन ने, इसमें अपन को कितना भाग शेष बचेगा ये बताना है। कैसे करें बताओ, भाग दे लें डायरेक्ट? 50 में 5.25 का अगर भाग दे लेंगे तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, चलो बढ़िया है। फिर चाहे भले से इसको काट लो आप, 1000, 105, फिर 5 से काटना 21 बार, वही काम करना था, और ये हो गया सर जी 200 बार, 200/21, 21 नम्मा 189, बचा कितना 11/21, और 11/21 लगभग कितना हो जाएगा? 11/21 कितना हो जाएगा? 523.523। अब इसको और क्या शॉर्टकट कर सकते हैं? एक तरीका मैंने जो बताया उससे भी कर सकते हैं। अब इसको 50 मीटर और इस 5.25 को क्या लिख सकते थे आप? 5 सही 1/4, डायरेक्टली अगर भाग देंगे 21/4 का तो यही कैलकुलेशन डायरेक्ट भी आ रही है। और आप यहां से जो भी रिमाइंडर निकलेगा, जो भी अपना पूर्णांक आएगा वो वाला हिस्सा, और हमें जो शेषफल के तौर पर देना है वो हमें देना है भिन्न वाला हिस्सा। तो जो शेष बचेगा ना वो हिस्सा भिन्न वाला होगा, यही आपका राइट आंसर है, और उसका जवाब है 0.523। क्लियर है? अच्छा प्रश्न है, आ सकता है दोबारा। अगला सवाल, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन को
एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं। इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए कितनी चाल में वृद्धि करनी होगी? ठीक है, कर लीजिए। यहां अगर हम ये कहते हैं कि यार टाइम 50 मिनट से 40 मिनट हो गया, तो टाइम का अनुपात 5 से 4 हो गया, स्पीड का जो अनुपात 4 से 5 हो जाएगा, और शुरू में जो स्पीड थी वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब आपको स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 अनुपात यानी कि 16 बढ़ाना पड़ेगा। 16 आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल। दो गाड़ियां ए और बी शहर सी से शहर डी के लिए चलना शुरू करती हैं। दो गाड़ियां हैं ए और बी, शहर सी से शहर डी के लिए चलना शुरू करती हैं। शहर सी है और शहर डी है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है और 90 किलोमीटर की औसत चाल से चल रही धीमी गति से चलने वाली गाड़ी तेज गति की तुलना में 1 घंटे अधिक समय लेती है, तो चाल बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां जो 1 घंटे का अधिक समय लिया जा रहा है, तो वो क्या है? वो तो टाइम डिफरेंस है। दूरी पता है, एक चाल भी पता है, दूसरी चाल निकालनी है। तो मैं लगाऊंगा निंजा टेक्निक। डिस्टेंस बराबर दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का अंतर, और यहां पर टाइम डिफरेंस। इसी से ही जवाब आपका सामने होगा आपके। 540 90 इंटू एक्स, एक चाल 90 मान ली, और यहां पर आ जाएगा सर जी x माइनस 90, और 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है। जवाब अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि जब आप 90 से काटेंगे तो ये 6 वर्ग कर चला गया। तो जवाब देखिए 6x माइनस का 540 बराबर x, तो 5x बराबर 540, x बराबर कितना आ जाएगा? 108। ये इसका जवाब है, और ऐसे करना है ये सवाल। सही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, ट्राई करिए। सिंपल सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व होना है? देखो, पहले आपका डिवाइड होता है, हाँ होता है। पहले आपका डिवाइड होता है, हाँ होता है। 15 अट्ठे 120, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 दूनी 4, तो 120 और 4 124, तो 16 का 124 का 1/4 अगर निकालते हैं 31, तो ये तो माइनस में आ गया। दोबारा एक बार ट्राई करना। 14 गुणा 10/35 प्लस है 12 गुणा 10/15, बाद में फिर 1/4 कर लेंगे, फिर देखेंगे। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, 15 8 आएगा ना मेरे भाई? हाँ वही तो गड़बड़ कर दी थी। 8 और 4 12, और ये हो गया 3, तो 16 में से 3 गया तो 3 13। मैंने पहले 120 ले लिया था बेमतलब। अगला करो। एक सिस्टर्न को नल M और N दोनों मिलकर इतनी देर में भरते हैं। एक टंकी है, उसको M प्लस N दोनों मिलकर 48/13 मिनट में भरते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ। अकेला N इसे 6 मिनट में भरता है। अकेला N इसे 6 मिनट में भरता है। टोटल आपने मान लिया 48 इसका काम। भाग देंगे तो इनकी एफिशिएंसी आ रही है 13, इसकी एफिशिएंसी आ रही है 8। तो M अकेला कितनी देर में समय लगाएगा? तो अगर ये 8 है तो M की आ गई 5 एफिशिएंसी, या फिर कह सकते हैं फ्लो रेट। तो 48/5 का क्या मतलब है? 9.6। 48/5 का मतलब है 9.6। ठीक है, हाँ। अगला आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगर आपके सामने ये कोऑर्डिनेट हैं, उसका y अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा? y अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा? तो अब आप जब बात कर रहे हैं
ये कोऑर्डिनेट कहाँ स्थित होगा, कौन से क्वाड्रेंट में है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इस कह रहा है हमारा सर ये -2 और 6 है तो ये यहाँ कहीं होगा मान लीजिए, और वाई एक्सिस आपका ये है, तो आपका जो रिफ्लेक्शन है वो इस पॉइंट का वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो यहां बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा +2 और -6। तो लॉजिक क्या है, क्योंकि जब आप वाई एक्सिस पर प्रतिबिंब देखते हैं तो वाई एक्सिस को आप क्या मानते हैं, वाई एक्सिस को आप मिरर मानते हैं। अब जब आप इसको मिरर मानेंगे तो बिंदु यहां से यहां पर ही तो आएगा, ऊपर थोड़ी चला जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, इधर से इधर ही तो आएगा। तो आपको ये सर हमें जल्दी सॉल्व करना हो तो जल्दी सॉल्व करने का मैंने आपको एक ही तरीका बताया है कि आप बस पॉइंट को देखें, लोकेट कर लें पॉइंट को। पॉइंट यहां है ना, अगर मिरर ये है तो रिफ्लेक्शन यहां बनेगा तो एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव रहता है। पॉजिटिव कौन हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है। तो यहां पर आपको बुद्धि से काम लेना है ना, यहां पर आपको बुद्धि से काम लेना होगा, और मुझे लगता है कि उम्मीद करूंगा कि आप अपनी बुद्धि से उपयोग कर रहे होंगे। कोई मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर की रफ्तार से 1000 मीटर की दूरी तय करती है। इसके ऊपर 2-3 एग्जाम्पल और करा दूं? चलो, कोई भी पॉइंट हो, मैंने मान लिया कोई भी पॉइंट P है और उसका एक एक्स है और एक वाई है। पॉइंट समझना जरा, ठीक है। 2 तरह के रिफ्लेक्शन हो जाते हैं, 3 तरह के मान लीजिए, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और ओरिजिन पर। ओरिजिन होता है मूल बिंदु। एक बार में समझ में आ जाएगा, देखना। अगर वाई एक्सिस के बारे में बात हो तो वाई सेम रहता है, समझे। वाई एक्सिस पर भाई खुद के घर में खुद को कौन छेड़ेगा किसको, दूसरे वाले को। तो यहां पर वाई एक्सिस पर एक्स आपका जो होगा वो चेंज हो जाता है, चेंज मतलब चिन्ह चेंज हो जाएगा, और वाई सेम रहता है। अब ये चीज मैंने आपको बताई, तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर एक्स सेम रहेगा और वाई चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, तो अपने घर में कोई परिवर्तित नहीं रहता, आप अपने घर में जैसे रहते हो वैसे मस्त रहते हो। तो कोई बाहर से आएगा आपके घर में तो थोड़ा बंद ठंड के आएगा। ऐसे सोच सकते हो कि वाई एक्सिस पर बात हो रही है तो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा और एक्स वाले का चिन्ह बदल जाएगा। एक्स एक्सिस पर बात हो रही है तो एक्स सेम रहेगा, वाई का चिन्ह बदल जाएगा। और ओरिजिन की बात हो रही है तो दोनों चेंज होंगे, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा। भाई दोनों को कहीं और फंक्शन में जाना है, तीसरे आदमी के फंक्शन में, तो दोनों ही बदल लेंगे। क्लियर। अब मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि क्वेश्चन इसके ऊपर ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, -3 +5। अब आप मुझे बता दो ना तुरंत कि बताओ भाई वाई एक्सिस पर क्या होगा प्रतिबिंब, जल्दी बताओ। एक्स एक्सिस पर क्या होगा प्रतिबिंब, इसी पॉइंट का, इसी बिंदु का, जल्दी जल्दी बताओ। तो सर वाई एक्सिस पर, तो वाई कहेगा भाई मैं तो ना बदलूं, मैं तो मेरे घर में मैं वैसा ही रहूंगा जैसा हूं। एक्स एक्सिस पर भाई साहब एक्स ने बोल दिया भाई साहब भाई तूने मुझे बदला, मैं तेरे को बदलूंगा। अगला सवाल, कोई मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर की रफ्तार से 1000 मीटर की दूरी तय करती है। 36 किलोमीटर की रफ्तार है, 1000 मीटर की दूरी है, तो समय कितना लगेगा। तो खटाक से कर दें। खटाक से करने का तरीका क्या होता है, 36 को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो जवाब आ जाएगा 100 सेकंड। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में आपको पहाड़ा बोलना पड़ता है। तो किलोमीटर पर आवर में 18 का पहाड़ा बोलोगे, मीटर पर सेकंड में 5 का पहाड़ा बोलोगे। ए और बी एक टैंक को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी हैं, एक टैंक को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। टोटल वर्क आपका 48 हो गया, 12 चौके 48, 16 तिया 48। अभी क्वेश्चन शुरू हुआ है। 4 मिनट के लिए ए और बी चालू किए जाते हैं, 4 मिनट के लिए 7 की क्षमता के साथ में चालू किए जाते हैं।
28 यूनिट भर लेते हैं, फिर ए को बंद कर दिया जाता है, बचा हुआ 20 इकाई बी अकेला 3 की एफिशिएंसी से 20/3 मिनट में भरेगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए, एक घनाभ का टोटल सरफेस एरिया ये है, उसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई दे रखी है, तो चौड़ाई बताओ। तो आप ये जानते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई होता है, होता है 2 से काट देंगे सर, ये हो गया सर जी 118। लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई पता नहीं, चौड़ाई ऊंचाई कितनी है 6, और ऊंचाई इंटू लंबाई हो गया 48। 48 और घटा दियो तो 14 बी बराबर 48 घटाने पर 70, बी बराबर हो गया 5, बी बराबर हो गया 5। चलिए अगला, अमित ने किसी संख्या के 2/15वें हिस्से की गणना करने की बजाय 2/5वें हिस्से की गणना कर ली। तो आपको क्या करना होता है, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम ले लो, मैंने ले लिया 15 बहुत है, तो 2/15 हिस्से की गणना करने की बजाय, ये ओरिजिनल है यानी कि आंसर 2 आना चाहिए था, उसने 2/5 की गणना कर ली तो आंसर अब 6 आ गया। अब ये कितना आया अधिक, 4 अधिक आया, तो वो किसके बराबर है 336 के। 4 8 32, 4 चौके 16, तो वह संख्या क्या होगी, तो 15 यूनिट जो माना है वही संख्या है, तो 84 इंटू 15। अब 15 को डायरेक्टली गुणा मत करो, इसको 30/2 लिख दो, तो 1260 आ जाएगा। डायरेक्टली गुणा मत करो, 30/2 लिख दो। ठीक है। चलिए अगला, एक विक्रेता 5 रुपए में 8 पीस खरीदता है, 8 रुपए में 5 पीस बेचता है, तो क्या होना चाहिए, पीस बराबर होने के लिए यहां 5 का गुणा होगा, यहां पर 8 का गुणा होगा। 25 में खरीदा है, 64 में बेचा है, लाभ कमाया है। कितना आया है लाभ, 14 में से 5 गया तो 9, और 5 में से 2 गया तो 3, 39/25 गुणा 100, तो सर जी लाभ आ रहा है 156% का, 156% का लाभ आ रहा है। साइन थीटा बराबर अगर 15/17 है, तो आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए उंगलियों पर, याद है ना, कमेंट करके बताइए याद है ना। चलिए, तो लाल बटे कक्का होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो ये कौन सा ट्रिपलेट हो जाएगा 8 15 17। कॉट थीटा निकालना आसान है, 8/15, क्योंकि लाल बटे कक्का के हिसाब से कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट थीटा जो होता है वो आधार बटे लंब होता है, 8/15। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर इससे डिविजिबल हो जाए, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर इनसे डिविजिबल हो जाए। तो इनसे डिविजिबल होने के लिए 420 एलसीएम आ गया, तो वह छोटी से छोटी संख्या 210 हो जाएगी, वह छोटी से छोटी संख्या 210 हो जाएगी। अगला सवाल, 1500 रुपए में खरीदी गई है, ठीक करवाने के 100 रुपए हैं, तो मैंने आपको बोला था कि मरम्मत के खर्चे भी सीपी में ही काउंट होते हैं, तो 1600 रुपए अगर आपका क्रय मूल्य है तो 25% का लाभ होता है, तो उसको क्या लिख सकते हो आप 5/4, क्योंकि 25% होता है 1/4, उसका एक ज्यादा तो 5/4। जवाब आया 2000 रुपए में बेचा, 2000 रुपए में बेचा। ये एक पाई चार्ट है जहां बोला गया है कि 25,000 रुपए हो कुल खर्चा, तो किराए पर लगभग कितना खर्चा है। किराया मतलब ये 10%, 10% का मतलब 2500 रुपया। उड़ाते चलो उड़ाते, 11 से भाजकता का नियम है, तो 11 से भाजकता का नियम होता है y+1 7 + x, 7 + x बराबर y प्लस का 1, तो x माइनस का y विल बी माइनस का 6,
आ गया। निकालना ही x माइनस वाई था, तो विल बी माइनस का 6। एक परीक्षा में उच्चतम और न्यूनतम अंकों में 55 का अंतर है, था मतलब, और उच्च निम्न से 9/4 गुना है। उच्च मतलब हाईएस्ट जो है वो लोएस्ट का 9/4 है। तो बस खेल खत्म हो गया, क्योंकि जो अंतर दे रखा है 5 यूनिट वही 55 के बराबर है। क्या बात है सर। तो 1 बराबर 11 आ गया। तो न्यूनतम प्राप्तांक कितना है 44, अधिकतम कितना है 99, अंतर कितना है 55। अगला सवाल, ए को लाभांश के रूप में 80 रुपए मिलते हैं और टोटल लाभांश आपका कितना है 240 है, तो बी को कितने मिलेंगे 160, क्योंकि टोटल अगर 240 है तो इनका जो रेशो आ रहा है वो 1:2 आ रहा है। तो x इज व्हाट अबाउट, x इज 1। इससे कंपैरिजन करना है। दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला, x1 y1 x2 y2। अगर ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी निकालने का तरीका होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस का x1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, y2 माइनस का y1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो रूट 26 आ गया दूरी, रूट 26 आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ए 10 दिन में 2/5 हिस्सा करता है, तो किसी काम का 2/5 भाग अगर 10 दिन में हो रहा है तो पूरा काम 25 दिन में होगा। बी 10 दिन में 1/2 काम करता है, तो पूरा काम 20 दिन में करेगा। टोटल वर्क मैंने 100 मान लिया, 25 चौके 100 और 20 पंजे 100। उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया, जिसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो 5 दिन तक काम किया है। अब बचा हुआ काम 55 काम है। बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, 5 की एफिशिएंसी से 11 दिन में पूर्ति करेगा काम की। कितने दिन में, 11 में। 10,000 रुपए की राशि 2 साल में इतनी हो जाती है। तो आप उड़ता हुआ देखिए क्वेश्चन कि 2 साल में किसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये देखने में लग रहा है सर 107 का स्क्वायर हो रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 7%। आप लोग जानते होंगे कि अगर आपका 101 को 101 से गुणा किया जाए तो 1 जोड़ दो, जोड़ दिया, और 1 का स्क्वायर कर दो 0.1। 102 को 102 से गुणा किया जाए, 2 को जोड़ दो, जोड़ दिया 4, और 2 का स्क्वायर 0.4। 103 को 103 से गुणा कर दिया जाए, 3 को जोड़ दो 106, 3 का स्क्वायर 0.9। 104 को 104 से गुणा कर दिया जाए, 4 को जोड़ दो, 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार 111 को 111 से गुणा कर दिया जाए तो 11 को जोड़ दो 122, और 11 का स्क्वायर 121। तो एक हासिल आ गया 123 21। इसी प्रकार 109 इंटू 109, आप लोग देखिएगा 109 में 9 को जोड़ दो 118, और 9 नाम 81। ये मैं क्यों बता रहा हूं, कल को और भी ऐसी कैलकुलेशन आए तो आप लोग उंगलियों पर इन चीजों को समझ पाएं। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, ये रहा आपके सामने ये प्रश्न है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, इंग्लिश में दे रखा है, तो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो पहले, फिर मैं हिंदी मीडियम वालों को भी बता देता हूं। ठीक है, पहले इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो, जिससे कि तसल्ली रहेगी थोड़ी। हाँ, क्योंकि फिर हिंदी में आएगा क्वेश्चन। अगला देखो हिंदी में ये रहा, तो पहले इंग्लिश वाले कर लो इसको। अब हिंदी में आते हैं कि स्टोर द्वारा साबुन पर प्रदान की जा रही छूट कितनी थी। स्टोर 3 की खरीद पर 1 साबुन मुफ्त दे रहा है, तो यह भी छूट निकालने के लिए पर्याप्त है 25%। और 36 रुपए की साबुन को खरीद पर 10 रुपए की छूट दी जा रही है, इससे भी निकल जाएगा। 36 रुपए की खरीद पर 10 रुपए की छूट है, इससे भी निकल जाएगा अगर ये एमआरपी है तो दोनों से ही निकल रहा है, यानी कि या तो इससे कर लो या उससे कर लो।
दोनों से, इधर और वाला केस है। अगला प्रश्न, बिंदु ए बी सी का रेखा, बिंदु ए बी सी रेखा का 2:1 में विभाजन करता है। बिंदु ए होगा ये, बिंदु ए जो है वो बी सी रेखा का 2:1 में विभाजन करता है, ऐसे है क्वेश्चन। बी के कोऑर्डिनेट 3 और -4 हैं, सी के कोऑर्डिनेट 0 और 5 हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? तो आप ये जानते हैं कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट आप निकालते हैं और ये अगर ये एम है और ये एन है, तो कैसे करना है मैं बता रहा हूं। एम को x2 के साथ में, n को x1 के साथ में, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और नीचे हो जाएगा m प्लस n। चलो करो कैलकुलेट, चलो करो। 2 × 0 n, 1 × 3 m प्लस n हो गया 3, तो 1 आ रहा है। 1 केवल डी ऑप्शन में आ रहा है, बाकी किसी में आ ही नहीं रहा है। तो y कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हो, तो निकालो, सेम कंडीशन लगानी है। m को y2 के साथ में तो 10 प्लस n को y1 के साथ में -4, तो 6/3 देख लो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सेक्शन फॉर्मूला है, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला है, आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न करिए। 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की तरफ 2500 मीटर का फर्क है, यानी कि 2.5 किलोमीटर का। पहली रेलगाड़ी 15 की रफ्तार से, दूसरी 10 की रफ्तार से, तो कितने समय के पश्चात एक दूसरे से मिलेंगी? तो 2500 मीटर का अंतर है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, मीटर पर सेकंड में है, तो 100 सेकंड आंसर आ गया। अगला सवाल, 9 और 81 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? तो जीपी क्या होता है या जीएम क्या होता है? √AB, तो ये हो जाएगा सर जी 9 × 27। अगला सवाल, इस दिए हुए जानकारी की रेंज बताओ और बहुलक का माध्य बताओ। यानी कि आप रेंज निकालोगे, फिर बहुलक निकालोगे, फिर उसका माध्य निकालोगे। तो रेंज क्या होती है? रेंज होती है किसी भी डेटा का अधिकतम वैल्यू माइनस न्यूनतम वैल्यू, तो रेंज हो गई 18। अच्छा, मॉड क्या हो जाएगा? मॉड क्या होता है? जो अधिकतम बार आ रहा हो, तो 11 आ रहा है, देखो 3 बार, तो 11 आपका मॉड हो गया। और हमें आंसर देना है कि इन दोनों का माध्य 29/2 14.5 14.5। 11 तो आपका मॉड हो गया, बाकी 18 आपकी रेंज हो गई, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, जवाब दीजिए। अगला सवाल, ए और सी एक काम को 12 दिनों में करते हैं। ए, बी और सी काम को 4 दिन में करते हैं। टोटल वर्क हो गया 12, एफिशिएंसी हो गई 1, ये हो गया 3, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। तो अकेला बी कितने दिन में करेगा? 6 दिन में, क्योंकि 2 का भाग अगर 12 में करोगे तो 6 दिन आपका जवाब आ जाएगा। अगला सवाल, 184 और 345 के मैसे और लैसेपे में क्या फर्क कितना है? ओके, मैसे तथा लैसे का फर्क कितना होगा? फर्क यानी कि अंतर पूछा है। अरे वाह, क्वेश्चन देखिए भाई, बढ़िया है सर, अच्छा लग रहा है। 23 एकम 23 बच गया, मजे हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे 23 पे अटैक किया, क्योंकि 23 के पाड़े में 184 आता है, तो 23 × 8 184 हो गया। क्या हो गया? और 23 का भाग दूंगा, 23 एकम 23, 23 पंजे 115। यानी कि अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो एचसीएफ तो मेरे भाई 23 है, और यदि आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम मेरे भाई 23 × 8 × 15 है। तो जवाब क्या हो जाएगा? अंतर निकालना है इनका अंतर निकालूंगा तो 23 × 120 में से अगर इकलौता 23 चला जाए तो 23 × 119 बच जाएगा, और 23 × 119 का क्या आंसर आएगा? यूनिट डिजिट आएगा 7। एक ही ऑप्शन है, बन गई बात। एक ही ऑप्शन है, बन गई बात। अगला सवाल, 2 नल हैं, एक टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं।
टंकी में छेद के कारण तीसरा नल इसे 30 घंटे में खाली कर देता है। अकेले करता है क्या? द थर्ड टैप एंड कैन एम्प्टी। ठीक है, मैं एक साथ लेता हूं एक बार। ये खाली करने वाला है। टोटल मैंने 30 ले लिया, ये 3 आया, ये 2 आया और ये माइनस का 1, एक साथ खोल दिए जा रहे हैं सर। 15/2 7.5 15/2। समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसका कोई कोण समकोण नहीं होता? समान भुजाओं वाले वह चतुर्भुज केवल सम चतुर्भुज कहलाता है बेचारा, कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। तो ऐसी लैंग्वेज के साथ भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और फेवरेट तो है ही सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज तो मतलब पूछो ही मत, कितना फेवरेट है। और 90 डिग्री होता है तो कौन सा होता है? वर्ग हो जाता है। 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 25 साल है। 6 सदस्यों का परिवार है जिसमें सबसे छोटा सदस्य 8 साल का है। हाँ, तो परिवार की औसत आयु यह छोटे सदस्य के जन्म से पहले कितनी थी? देखो 6 सदस्य हैं मेरे भाई और 25 है और सबसे छोटा 8 साल का है। जन्म से पहले लेकर जाऊं तो 13 रह जाएगा वर्तमान, मतलब पीछे जाऊंगा ना, 8 साल सबको अगर छोटा कर दिया तो 13 पंजे 65। हाँ 65। और लोग कितने थे घर में? 6 सदस्यों के 25 जिसमें सबसे छोटा सदस्य 8 साल का था। ऐसा कर सकते हैं, देखो 25 छिग्गी 150 माइनस 8 छिंग 48, छोटा कर दो सबको। 150 में से 48, अब 102 बैठा है। लेकिन ध्यान दें अब 5 ही लोग हैं घर में क्योंकि छठवां तो पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा कर सकते हो 20.4। 2 त्रिभुज आपस में समरूप हैं। इक्वल मतलब समरूप होता है। ओपी और आरएस, ओपी और आरएस का अनुपात दिया हुआ है। तो PQ 6 है, तो PQ अगर 6 है तो ST क्या होगा? तो PQ अगर 6 है तो ST होगा 10, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप हैं। एक रेखाखंड जो कि ये और ये बिंदुओं को जोड़ रही है, तो उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ। मैंने आपको कल बोला था ना, x1 y1 x2 y2, ये आएगा ही आएगा सवाल। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर? x1 x2/2, तो माइनस का 7/2। एक ही ऑप्शन है। y कोऑर्डिनेट भी निकालना चाहते हो तो माइनस का 4/2, y1 प्लस y2/2। इकाई अंक क्या होगा? 4 का अगर और आ जाए, 4 की पावर अगर और आ जाए, मैं तो कह रहा हूं इकाई अंक 0 होगा इसका। क्यों? क्योंकि अगर 5 आ रहा है और उसके साथ में कोई भी सम संख्या आ रही है तो इकाई अंक हमेशा 0 रहता है। दी गई जानकारी के हिसाब से माध्यिका क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर n बराबर 10 है तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। तो 5वां पद असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, 5वां और 6वां, 9 7 और 9 16/2 8। ठीक है, 7 और 9 16/2 8। अगला करेंगे। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। जब वह तट से 40 मीटर पीछे जाता है, सेम वही वाली बात है कि यहां से देख रहा है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण है, अगर वह 40 मीटर पीछे खिसक जाता है तो 30 डिग्री का बन जाता है। मैजिकल ट्रायंगल याद होंगे, बस याद है तो खेला कर दो, याद है होने चाहिए बस कि अगर ये d होता है तो ये d/2 होता है और ये ऊंचाई जो होती है वो d/2√3 होती है।
अब 20√3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 को 1.732 कहते हैं। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 3464 3464 d/2 √3। याद नहीं है तो एक बार करवा दूं? तैयार हैं आप? चलो करवा दो यार, तो फटाफट से कर लो यार, टाइम हालांकि कमी है लेकिन फिर भी कर ही लो तुम। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है जिसमें मैजिकल ट्राइंगल वाला केस आता है, और अगर यहां पर मैं कहता हूं कि अगर ये थीटा 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? यहां पर θ1 लिख देता हूं, यहां पर θ2 लिख देता हूं, और θ2 हमेशा θ1 से ज्यादा होगा। तो केस नंबर 1, ये आपका हिस्सा जो रहेगा वो d रहेगा। ठीक है, ये वाला हिस्से को मैं x मान रहा हूं और ये वाला हिस्से को मैं h मान रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्त, तो केस नंबर 1, अगर θ1 30 डिग्री है और θ2 60 डिग्री है, केस नंबर 2 30 डिग्री है 45 डिग्री है, केस नंबर 3 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। 3 केस बनते हैं बस। तो यहां पर जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सर d/2 और h की वैल्यू हो जाएगी d/2 √3। यहां x की वैल्यू हो जाएगी d/2 √3 प्लस का 1 और h की वैल्यू हो जाएगी d/2 √3 प्लस का 1। x की वैल्यू हो जाएगी d/2 √3 प्लस का 1 और d/2 √3 प्लस का 1। तो याद करना आसान है, रिवाइज कर लो फटाफट। अगला करें। स्थिर बहती हुई नदी में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की चाल से चलती है, फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय करती है। उसी दूरी को विपरीत दिशा में 24 है, धारा की दिशा में 12 की चाल से एक निश्चित दूरी तक जाती है और फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में 24 की चाल से तय करती है। अरे वाह, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, औसत चाल बतानी है। 2xy अपॉन x प्लस वाई, दो अलग अलग चाल दे रखी हैं, चाल से चाल हो गई, खेल लीजिए। 16 किलोमीटर प्रति घंटा, अलग अलग चाल है, आने जाने का केस है, बना कैसे भी दिया क्वेश्चन है वैसे एवरेज स्पीड का। एक कर्मचारी का मासिक वेतन 12,600 रुपया है, वह इसका 5/7 भाग खर्च कर देता है। यदि उसका 1/3 बढ़ जाता है और खर्च में वर्तमान खर्च के 1/5 भाग की वृद्धि हो जाती है, तो वह अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा? क्वेश्चन है 1 नंबर भाई। कहानी यह है कि इस डेटा को अचार डालने के लिए रखा हुआ है, इसका कोई काम नहीं है। क्यों? फ्रैक्शन में पूछा है, तो वेतन इतना है और वह उसका 5/7 भाग खर्च कर देता है। यदि उसका वेतन 1/3 बढ़ जाता है और खर्च वर्तमान खर्च के 1/5 भाग वृद्धि हो जाती है, तो कितना हिस्सा बचा पाएगा? मैं बहुत ही क्लिनिकल तरीका बताता हूं इसका। 5 खर्च करता है, तो माना उसका जो इनकम है वो 7 यूनिट होगा कि नहीं होगा, बताओ। खर्चा कितना हो रहा है? 5 यूनिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। उसकी बचत कितनी हो रही है? 2 यूनिट हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ। बहुत सही सर, बहुत सही। उसका वेतन बढ़ रहा है, तो मैं कह रहा हूं सर 1/3 बढ़ रहा है, तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसमें है ना सर 3 का गुणा कर दो आप। बहुत बढ़िया भाई, ऐसा ही सोचना आपका काम होता है, बस कर दिया सर। खर्च में 1/5 भाग की वृद्धि होती है, तो खर्च में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां 5 का मल्टीपल है। अगर 1/3 की वृद्धि हो रही है तो यहां 1/3 मतलब 21 का 1/3 7 बढ़ जाएगा, अब 28 हो जाएगा वेतन, नया वाला वेतन। खर्चा 1/5 बढ़ रहा है, तो 1/5 का मतलब 3 बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 18। चलिए, तो अब बचत कितनी हो रही है? 10। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब वह अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा? 10। वेतन कितना है? 28। अरे गुरुजी मजे ही मजे भाई,
मजे ही मजे। 5/14, 5/14 क्वेश्चन 1 नंबर है। अगला सवाल, थीटा 30 रख दो, आपको वैल्यू आनी चाहिए। थीटा 30 रखेंगे तो साइन 30 1/2 होता है और कॉस 30 √3/2 होता है। सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ गया बी, 5 - 2 √3/2। एक वस्तु की चिन्हित कीमत यानी कि एमआरपी 100 है, 10% की छूट पर खरीदा और 25% का लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेची जाना चाहिए? एमआरपी अगर 100 है, 10% की छूट पर खरीदा जाता है, 25% का लाभ पाने के लिए, तो 25% मतलब 125/100। बताओ कितने पर बेचें? तो 9 पड़म 45, 12 नम्मा 108 और 4 112.5 पर, 112.5 पर सेल आउट कर दो। निम्नलिखित मूल्य है 1000 रुपए के मूल्य को 2 वर्षों तक 5% की दर से सामान्य ब्याज लगाया जाए, उसका 4 वर्षों तक उसी ब्याज दर से किंतु चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया जाए तो सामान्य ब्याज चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? गुड क्वेश्चन, करो भाई। निम्नलिखित मूल्य 1000 रुपए के मूल्य को 2 साल के लिए सामान्य ब्याज की दर लगाया जा रहा है, तो 1000 रुपए का 10% 100 रुपया ब्याज हो गया और उसका 4 वर्ष तक उसी ब्याज दर से तो सामान्य ब्याज चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? अब इसका सम पूछा है कि क्या है? रेलवे की क्वेश्चन की लैंग्वेज ही रेलवे जाने। चलो 100 रुपये तो निकले अपने, अपन तो भाई जो अपना काम है वो करते हैं, शायद फिर देखते हैं। मतलब लॉजिक ये कह रहा है कि आप 4 साल तक अब निकालो भाई, तो 1000 रुपये की राशि है, 4 साल का 5% 1/20 करूँगा, 1/20 करते ही कितना आ जाएगा? 50 का फिर 1/20 करूँगा, क्योंकि अब 4 साल तक करना है सेम ब्याज की दर से, तो हो रहा है सर 2.5। अब 2.5 का फिर 1/20 करूँगा, तो ये 1.25 और 125। अब आगे और छोटा हो जाएगा। 4 साल के लिए क्या होता है? 4 6 4 1, यही होता है क्या 4 साल के लिए? बात तो सही कर रहे हो सर आप। 1000 रुपए के मूल्य को 2 वर्षों के लिए सामान्य ब्याज पर लगाया जाता है और उसका 4 साल किसका? ब्याज का कर रहा है क्या यूज? जैसे कि 100 रुपए का 5% की दर से, सच में ऐसा हो रहा है क्या? हो सकता है। तो देखना 20 पंजे 100, 5 का 1/20 0.25 और 0.25 का 1/20, एक लिमिट तक ही कर सकते हैं भाई अपन तो। 125.0125। अब मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया सर 20, ये हो गया 25 की 150, 1.5, 21.55 के आसपास आ रहा है आंसर। यही आ रहा है कि डी ऑप्शन? डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा अगर उसी ब्याज को यूज कर रहा है तो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके नजदीक क्या है, मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन भी आ गया। तो हम जानते हैं कि 1 + √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 1 - √2 और 1 - √2, तो 1 - का √2 और नीचे कितना आ रहा है -1। इसी प्रकार √2 - 3 ऊपर है और नीचे आ जाएगा फिर से कितना -1 पर रैशनलाइजेशन के बाद में। तो -1 प्लस का √2 माइनस का √2 प्लस का √3, जवाब आएगा ये। तो √3 माइनस का 1 और √3 कितना होता है 1.732 और माइनस का 1, तो 0.73 आंसर आ गया। बढ़िया सवाल है ये भी अच्छा सवाल है कि रैशनलाइजेशन करना है पूरा फिर आंसर देना है।
स्टेटमेंट वाला है, इंग्लिश मीडियम वाले कर लो एक बार फटाफट। स्त्री की उम्र क्या है? वह अपने पति से 3 साल छोटी है और 5 साल बाद 40 के हो जाएंगे। जो 5 साल बाद 40 के हो जाएंगे तो आज 35 साल के हैं, और अपने पति से 3 साल छोटी है तो स्त्री की उम्र हो जाएगी 32 साल। अगला, उसने अपने बेटे को जन्म दिया, 20 साल की थी और जो अब 12 साल का है तो 32 साल फिर आ गया। तो इससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी आ रहा है, सी ऑप्शन। या तो एक ले लो या दो ले लो। अगला, जब भी ऐसा आ जाए तो ये समानुपात का चिन्ह होता है, तो 4/5 होता है 0.8। अगर 0.8 के बराबर है तो 5/8 5/8 के बराबर होगा। तो 5/8 कितना होता है? 0.625। अरे वाह, मजा आ गया। 3 बॉक्स लिए गए हैं जिनका वजन 3, 8, 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा इन बॉक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन कभी नहीं हो सकता? किसी भी संयोजन का। तो मैं कहता हूं 12 और 3 15 संभव है, तो यह आंसर नहीं होगा। 12 और 8 20 संभव है, यह भी आंसर नहीं होगा। और 8 और 3 11, 11 और 12 23 संभव है, यह भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा 21, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 21 नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। 23 तो पॉसिबल है ना, 20 और 3 23, तीनों को जोड़ दिया, तो 21 पॉसिबल नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन बढ़िया आता है, बार बार भी आया हुआ है। अगला सवाल, ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, बी इसे x घंटे में खाली कर सकता है। 12x, 12 का x आ गया और यहां आ गया माइनस का 12, खाली करने वाला है ना। तो दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में 30 घंटे लग जाते हैं, तो यानी कि 30 घंटे लग जाते हैं सॉल्व करने पर। 12x बराबर 30x माइनस का 360, तो 360 बराबर हो गया 18x, x बराबर हो गया 20, x बराबर हो गया 20। 3 बक्सों का वजन दे रखा है 4, 7 और 10। तो क्वेश्चन फिर से वैसा आता है यहां पर कि इनमें से कौन से बक्से किसी भी संयोजन के कुल वजन को नहीं हो सकता? जल्दी बताओ। तो सर देखो, 18 नहीं हो सकता यार, आप चेक कर लो अगर मिल जाए तो आपको, मेरे को तो नहीं मिल रहा है। 17 और 4 22, 11 नहीं हो रहा, 21 हो सकता है, 14 हो सकता है, 17 हो सकता है, बट 18 पॉसिबल नहीं है, 18 पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल, एक व्यापारी 60 बोरी अनाज को 400 रुपए प्रत्येक बोरी की दर से खरीदता है। 400 रुपए की एक बोरी है, 60 बोरी खरीद रही है, यानी कि 24,000 रुपए जेब से निकल गए। यदि 8% के लाभ पर 18 बोरियों को बेचता है, 8% के प्रॉफिट पर, तो उसे 60 बोरी पर कुल कितना हो रहा है? 16.4% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बाकी पर क्या किया होगा उसने? तो 42 पॉइंट समझना। तो यहां जेएसएम से भी कर सकते हो, 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा मैंने 7 बार और 6 से काटा मैंने 10 बार। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि अगर वेटेड एवरेज से करना है, x निकाल लो, तो 8 या 24 प्लस का 7x बराबर 164। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20%। यानी कि शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी चाहिए? तो 400 रुपए में अगर एक बोरी खरीदी है तो 20% के लाभ पर बेचनी चाहिए, यानी कि 480 पर। क्या बात है सर, मजा आ गया? अच्छा लगा? बढ़िया लगा ना? क्वेश्चन बहुत शानदार है, प्लीज नोट करें इस क्वेश्चन को और एक बार बाद में भी कर लेना, क्योंकि यही सब आने वाले हैं। आइए, डेसिमल को बदलिएगा, आपके सॉरी बाइनरी को डेसिमल में बदलना है। तो मैंने आपको क्या बोला? 1 ऐसे कर लिया करो, 1 2 4 8 16 32 64 128 256। तो बस जिन पे सिग्नल 1 है वो ले लो, बस 256 128 32 16 4 1 14 और 2 16 और 6 22 22 और 5 27 7 और 2 9 और 4 13 437 437 आंसर आ गया।
437 आंसर आ गया। अगला सवाल, दो कारें हैं एक्स और वाई 50 और 75 की रफ्तार से ए से बी तक की यात्रा करती हैं और 2 घंटे का देखो समय लगता है, तो दूरी बता दो। क्या लगाओगे, जल्दी बताओ, निंजा टेक्निक। और अगर आपका दिमाग चल रहा है तो उसको दौड़ाओ भाई, क्यों, क्योंकि तुरंत अपना निंजा मेथड लगाइए और 25 दूनी 50, 150 दूनी 300 आंसर पाइए। ये एक तरफ की दूरी आती है हमेशा, वन वे डिस्टेंस हमें मिलती है। 4 और 5 का वर्गानुपात कितना होता है, वर्गानुपात इसका स्क्वायर करना होता है दोस्तों, ये याद रखना, 16 और 25। हाँ, अगर इसी का ये पूछा जाता कि वर्गमूलानुपात क्या है, वर्गमूलानुपात, तो यहां पर आंसर आता √4 और √5। अगर यहां पूछा जाता कि घनानुपात क्या है इसी क्वेश्चन का, तो घनानुपात आता सर 64 और 125। और इसी तरह से यहां पूछा जाता कि घनमूलानुपात क्या है, तो जवाब आता 4 का घनमूल और 5 का घनमूल। पता होना चाहिए। कंपाउंड रेशो पता है आपको, हाँ कंपाउंड रेशो भी पता है ना, मिश्रित अनुपात भी पूछ ले जाते हैं। 3 की पावर 21,684 में अगर 5 का भाग दे रहे हो तो क्या शेषफल आएगा, 3 की पावर 21,684 में 5 का भाग दे रहे हो, तो मैं जानता हूं 5 का कौन 10 और 3 का 9, तो यहां 3 का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लोगे तो भी इवन ही रहेगा, और 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर -1 रहेगा, और -1 की पावर अगर इवन होता है तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, और यही आपका रिमाइंडर है। अगला, दो बिंदु दे रखे हैं, उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 बटे 2, तो -2 बटे 2 -1, y1 प्लस y2 बटे 2 यानी कि 10 बटे 2 5। मध्य बिंदु के निर्देशांक a माइनस बी दिया हुआ है, a b दिया हुआ है, तो यहां हम अगर वैल्यू भी पुट होती है तो पहले वो करके देखो, तो यहां दिख रही है डायरेक्टली कि 7 और 2 रख सकते हैं, तो 49 और 4 53 आंसर आ गया। अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले जरूर लिख लो अभी मेरे कहने पर, और बाकी फिर नहीं मानते हो कहना तो भाई तुम्हारी मर्जी है। खैर मैं तो हमेशा जो चीज बता रहा हूं जो आप लोगों के भले की बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, जरूरी फॉर्मूला। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस का bc प्लस का c है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc बराबर a प्लस का b प्लस का c, a प्लस का b प्लस का c का होल स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ ab प्लस का bc प्लस का c है, कॉल्ड हाइब्रिड फॉर्मूला। अगला करिए, किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज राशि दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है, पहले और दूसरे साल में दे रखी तो क्रमागत हो गया ना, 8 0 108 1350 पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, 8 0 108, 15 नंबर 9 से काटा मैंने 15 बार, 9 से काटा मैंने 12 बार, 8% आ गया। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित राशि 2500 रुपये में 1 साल में 4% की दर से कितनी होगी, ब्याज अगर अर्धवार्षिक है तो, ब्याज अगर अर्धवार्षिक है तो समय तो 2 साल हो जाएगा और रेट आधी हो जाएगी, तो 2500 रुपये का 2% निकाल लो। सर जी 50 आ रहा है और 50 का 2% 1 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1, तो जवाब आ रहा है सर 101, तो 2500 और 101 का ब्याज 2601, 2500 प्लस 101 का ब्याज, एक व्यक्ति जब स्टेशन ए से बी तक पैदल जाता है सर, साइकिल से वापस लौट आता है, तब उसे 20 घंटे लगते हैं पैदल जाने में और साइकिल से आने में। और दोनों तरफ अगर साइकिल से जा रहा है तो एक तरफ साइकिल से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे,
तो पैदल जाएगा 17 घंटे और टोटल लगेगा 34 घंटे, क्योंकि एक तरफ पैदल जाने का 17 घंटे है तो आने जाने का 34 घंटे। 506 और 782 का मैसेप है क्या होगा? मैसेप है वो होता है जो इनके अंदर हो, तो अंदर की चीज निकालने के लिए अंतर कर देते हैं। तो 12 में से 6 गया तो 6, और 7 में से ये गया, ये 176। अब 276 है। अब 276 के अगर और भी टुकड़े करें तो 4 का भाग चला जाएगा इसमें, तो 4 6 की 24, 4 नाम 36, तो 69 है। तो 69 के एक ही मल्टीपल है, देखो यहां पर 23 दूनी 46, बस एक ही ऑप्शन सही है। आत्मा देख लीजिए ना, अंदर जो होगी वो है 34। क्या ये बच्चे आंसर दे रहे हैं? बेटा 34 काहे दे रहे हो यार? हैं 34 का क्या तुम्हारे दिमाग चल रहा है? अच्छा पिछले वाले का दे रहे हो क्या? ओके, इसका तो 46 आएगा। अगला, 100 की राशि पर 2 साल के लिए 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? तो 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर अगर निकालना चाहते हो तो वो हो जाता है प्रिंसिपल आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल 100 है, आर की वैल्यू भी 10 का स्क्वायर है, तो जवाब कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। 1 रुपए का अंतर है, ठीक है। 1 रुपए का। 3 साल वाला फॉर्मूला लिखोगे क्या? आता है पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर 3 प्लस आर अपॉन 100। नोट कर लो, ये 3 साल का फॉर्मूला है, पता होना चाहिए। 3 साल वाला फॉर्मूला है। अगला करो, चलो कर दो फटाफट ये भी। 5 की पावर अगर मैं 3 कर लूं तो 3 एकम 3 बचे 2, 3 चिंग 18, 3 सत्ते 21 बटे 126। अगर 5 का क्यूब 125 होता है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? माइनस का 1। लेकिन उसकी पावर अगर ऑड आ रही है तो रिमाइंडर माइनस में ही आएगा, लेकिन आंसर तो पॉजिटिव है। तो -1 है, फिर रावण तो मरता नहीं है कभी। ये 126 से भाग दे रहे हो, तो जब भी 126 से भाग दोगे आप तो आंसर 125 आ जाएगा। क्यों? घटा देते हैं ना, जिससे भाग दे रहे हैं -1 है तो -1 घटा देंगे तो तुरंत अपना पॉजिटिव रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। ये आपके सामने एक इक्वेशन है का ग्राफ। एक्स अक्ष पर जब भी कोई पॉइंट होता है तो उसमें y बराबर 0 होता है। अब y यहां पर क्या है? बीटा बराबर 0 है। अब जैसे यहां पर y बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। तो जवाब कितना आ गया? 2 गुणा 5/2 प्लस का बीटा की वैल्यू है 0। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 28 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 28 देखो खुद 7 और 4 है। अब इसमें 4 का तो कुछ नहीं करना है, एक 7 का गुणा करना पड़ेगा बस, तब जाके वो पूर्ण वर्ग बन पाएगा। एक्स अक्ष पर तो मैंने क्या बोला कि खुद के घर में तो खुद शेर ही है, खुद तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वाई को तो चेंज कर देगा। बोले मैं नहीं हो सकता चेंज यार, मैं तो यार अपने घर में हूं, आराम फरमा रहा हूं यार, मैं नहीं होऊंगा चेंज। वाई को चेंज कर देगा, वाई से कह देगा तू चेंज हो जा। एक्स और वाई की आयु का अनुपात दे रखा है, तो 6 साल बाद अगर इतना है तो आप यहां देखिए 4 से अगर 6 हो रहा है और 5 से अगर 7 हो रहा है तो जो 2 अनुपात बढ़ रहा है दोनों में बराबर बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली 2 अनुपात बराबर 6 साल, 1 अनुपात बराबर 3 साल। तो वाई की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 15 साल। मॉड क्या होता है? जो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा हो, तो 24 आ रहा है 3 बार, 23 आ रहा है 2 बार, 24 आ रहा है 3 बार। 4% की चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 1200 रुपए की राशि कितने साल में दुगनी हो जाएगी? तो कभी भी अगर आपका कोई भी प्रिंसिपल की कोई जरूरत ही नहीं होती, अगर राशि दुगनी होनी है तो n-1 वाला फॉर्मूला लगाओ बस, और RT/100 कर दो बस। तो दुगनी हो रही है 1, रेट कितनी है? 4%, और t निकाल लीजिए सर, 25 साल में ऐसा हो जाएगा। ओए होए होए होए, अच्छा, सॉरी, माफी चाहता हूं भाई, ये तो चक्रवर्ती ब्याज पर बोला गया है मेरे भाई कि कितने साल में 1200 रुपए की राशि दुगनी हो जाएगी। ओए होए होए होए, ये तो खतरनाक सवाल है, इसमें तो लॉग वॉग सब आ जाएगा और क्या।
क्या करें सर अब? देख लो, आया हुआ सवाल है आपके पेपर में। 1200 रुपये की राशि दुगनी हो जाएगी तो ब्याज 1200 रुपये हो गया, और ये भी कह सकते हैं कि चलो 2400 रुपये आपका अमाउंट हो गया, मान लो 1200 रुपये आपका प्रिंसिपल है। तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 4%। कितने टाइम में हो जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो इसको लिख सकते हैं 2/1। सॉल्व करने पर आ रहा है सर 104/100 की पावर टी। 1.04 की पावर टी बराबर हो रहा है 2। अब अपन को लेना पड़ेगा लॉग, और लॉग वॉक से ये क्वेश्चन होगा, वरना ये होगा भी नहीं। हाँ, आंसर क्या आएगा इसका? दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ log 2 और t log 1.04। अब इसमें दशमलव वाला और है, तो t बराबर निकालना है log 2। अब बस मुझे एक काम कर दोगे क्या? log 2 की वैल्यू तो मेरे को याद है, 0.3010 होती है। log 1.04 की वैल्यू मेरे को नहीं पता, जो मुझे चेक करनी पड़ेगी, लेकिन ये लॉग का क्वेश्चन दे दिया। log 1.04 0.0170। ठीक है, अब डिवाइड करना कैलकुलेटर से। .3010 बटे 0.0170, 17.70 अपना सही है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए भाई। कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो देखो मेरे भाई, कक्षा में 20 लड़के हैं, पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों की वाह, मतलब लड़कियों और छात्र यानी कि 3 अगर लड़कियां हैं तो बाकी के 4 लड़के होंगे, अनुपात ये है। तो टोटल निकल जाएगा क्या? हाँ निकल जाएगा, निकल जाएगा। दोनों से निकलेगा, लेकिन अकेले नहीं निकलेगा। बोथ आर सफिशेंट, बोथ ऑप्शन में है क्या? बोथ तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ, आंसर इसका बोथ आएगा, लेकिन अकेले तो पॉसिबल ही नहीं है। केवल अनुपात पूछा है, संख्या थोड़ी पूछी है। केवल अकेले 2 से ही हो जाएगा। यहां अनुपात पूछा है मेरे भाई, संख्या पूछी होती तो बात अलग है। संख्या अगर पूछा जाता तो जवाब बोथ आता। अगर केवल अनुपात पूछा है तो दूसरा ही सफिशिएंट है, सही है। संख्या पूछी, अनुपात पूछा है, संख्या पूछी जाती तो बोथ आता आंसर। हम संख्या के ऊपर दिमाग लगा रहे थे इतनी देर से। जब किसी संख्या के 3 गुने से 16 घटा दिया जाए तो परिणाम 8 प्राप्त हो जाता है। तो 3x बराबर आपका 24 हो गया और x बराबर 8 हो गया। उसका घन बता दो, 512। 3 अंकों की संख्या 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबल होने के लिए 13 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 हो जाएगी तो सही रहेगा। पाइप ए 50 मीटर क्यूब पर आवर की दर से एक टंकी को भरता है और पाइप बी 4 घंटे लगते हैं। पाइप बी को 4 घंटे लगते हैं। एक साथ खोले जाने पर उसी टंकी को 2 घंटे में, देखो पाइप बी को 4 घंटे लगते हैं और ए और बी को एक साथ खोलने पर 2 घंटे लगते हैं। तो टोटल हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो भाई ऐसी बात है, कैसी बात है, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। और अगर एक बराबर यहां पर 50 मीटर क्यूब पर घंटा है ना, तो टोटल जो टंकी की कैपेसिटी होगी वो 200 होगी, 200 मीटर क्यूब 4 यूनिट में, 200 मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन देखिए,
कभी भी इस तरह का सवाल आ जाता है तो हमेशा याद रखना कि जो बराबर वैल्यू होगी, x बराबर 1 होगा तब जाके 0 होगा, और 0 बराबर 0 तभी सेटिस्फाई होगा, y बराबर 2 होगा। तो x बराबर अगर 1 है और y बराबर 2 है तो 6 और 2 8। हमेशा मतलब हमेशा ऐसे ही करना है, 0 ही करना है बस। तो जो वैल्यू रखोगे वो 0 हो जाएगी अपने आप। 156 25 ये होता है 125 का स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे 2 2 4 5 6 तो 3 छोड़कर पॉइंट आ जाएगा। 216 4 छोड़कर है तो 2 छोड़कर आ जाएगा। 125 को मैं लिख सकता हूं 1/8, तो आंसर आएगा 0.02। 0.02। अगर ये एक इक्वेशन दे दी जाए तो उसकी ढाल कैसे निकालते हैं, स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, माइनस x का कॉफिशिएंट बटे y का कॉफिशिएंट। 10,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 1 साल के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि करके गणना किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशियों में अंतर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। तो 10,000 रुपए के हिसाब से 10% की दर से 1 साल का वार्षिक कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। 10,000 रुपए का 5% की दर से रेट आधी हो जाती है और समय 2 साल हो जाता है अर्धवार्षिक में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो 10.25%। तो 10,000 का 10.25%, तो जो फर्क आ रहा है वो 0.25% आ रहा है। 0.25% होता है 25 रुपया। 0.25% होता है मात्र 25 रुपया। अगला, पांच एक्स बटे 2, अगर 5/3 का गुणा कर रहे हो तो ये हो गया 5/2। 5/3 का गुणा कर रहे हो तो ये हो गया सर जी 20x बटे 9 बराबर 5/6। तो 5x बटे 2 माइनस 20x बटे 9 बराबर 5/6 प्लस 15/6। 45 में से 40 गया तो 5x बटे 18, 20/6, 6 तिया 18, 5 चौके 20 और 4 तिया 12, x बराबर 12 आ गया। 12 ही आएगा भाई, चेक कर लेना। ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है कि आपको निकालना है सर b का 160%, तो डायरेक्टली 160% का मैं मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ। अब जैसे ही 160% मैं यहां लिखता हूं तो 25% 1/4 होता है, 4 से काट देता हूं तो 40% आ जाएगा a का। तरीका मेरा यही है। अगला सवाल आप लोगों को भी वैसे ही सीखना है। 8,000 रुपये में 200 किलोग्राम अनाज खरीदते हो, परिवहन के दौरान इस अनाज का 4% हिस्सा नष्ट हो गया। 4% यानी कि 8 किलोग्राम। अब 20% का लाभ प्राप्त करना चाहते हो, यानी कि 8,000 का 20%, और माल कितना है 200 में 8 चला गया तो ये हो गया 192 kg। यही होगा। शेष बचे किस भाव में बेचना होगा, क्योंकि 4% हिस्सा कितना हो गया 8। यही यार हिसाब किताब तो देख लो। 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 12 दूनी 24। आंसर आएगा 50 रुपये पर केजी बेचना पड़ेगा। 50 रुपये पर केजी। एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को 486 में बेचता है, 8% का लाभ है। तो 8% का लाभ मतलब 108% बराबर 486 है। अब ये वही वाला सवाल है, यदि उसके 414 में बेचा होता तो क्या होता। तो ऐसा कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को, जैसे 486 में बेचा तो 8% का लाभ है, 414 में बेचेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। चलो 6 से काटा मैंने इसको, 6 एकम 6, 6 8 48, 6 8 48, 6 एकम 6, 9 9 81, 9 दूनी 18,
9 से काटा मैंने, 9 चौके 36, 9 छक्की 54, 46 दूनी 92, तो 8% का लॉस आ रहा है मेरा तो, क्योंकि 100 से कम जितना भी है वो लॉस ही दिखाएगा। एक तीर्थयात्री 7.5 घंटे में 50 किलोमीटर, 7.5 घंटे में 50 किलोमीटर। कुछ दूरी वह पैदल चलकर, पैदल चलने वालों की स्पीड कितनी है 4, और कुछ दूरी वह बैलगाड़ी से, और बैलगाड़ी की स्पीड कितनी है 12। मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो 4 से ही चल रहा हूं, मतलब 4 की रफ्तार से चल रहा हूं, तो 4 की रफ्तार से चलोगे तो 7.5 घंटे जो आप ट्रेवलिंग टाइम ले रहे हो अपना, उसमें कितना ही चल लेते आप, तो केवल आप 30 किलोमीटर ही चल पाते। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई तुम तो 50 किलोमीटर चले हो, इसका मतलब जो भी फायदा हुआ है, जो बैलगाड़ी की स्पीड 8 किलोमीटर ज्यादा है ना, उससे मैं 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया, तो बैलगाड़ी से मैं कितने टाइम तक चला, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2.5 घंटे तक चला मैं बैलगाड़ी से। तो 2.5 घंटे तक बैलगाड़ी थी, तो 5 घंटे तक पैदल, तो दूरी कितनी आ रही है 20, पैदल चलने वाली दूरी है 20। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। 22 से काट दिया मैंने 100 बार, 7 से काट दिया मैंने 2 बार, एल बराबर आ गया 50। अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि जब आप एच निकालना चाहते हो तो ये 14 है, ये 50 है, तो 7 24 25 होता है, तो ये 24 हो जाएगा, 14 24 के 48 हो जाएगा। 48। अगला सवाल 0.1 देखो 0.1 का क्यूब 0.04 का क्यूब, यहां 0.2 का क्यूब 0.08, तो पॉइंट तो कोई हिसाब ही नहीं है। यहां 1/8 ज्यादा है, तो 1/8 होता है 0.125, क्योंकि 2 यहां भी ज्यादा है 3 बार, 2 यहां भी ज्यादा है, तो 1/8 कॉमन ले लो तो बराबर कट जाएंगे। विनोद और मनोज की वर्तमान वेतन का अनुपात दिया हुआ है 6:7। मैंने आपको फिर बताया कि भाई अनुपात देखो 2 की वृद्धि हो रही है, तो डायरेक्टली जो 2 की वृद्धि है वो 16,000 के बराबर है, तो 1 बराबर अगर 8,000 है तो मनोज का वेतन कितना होगा 56,000। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी अंक नहीं हो सकता, इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 में से कोई भी नहीं हो सकता, तो यहां पर ऑप्शन में तो 3 ही है, बाकी सब हो सकते हैं। अगला x² माइनस 6x माइनस 16 के मूलों के बीच का अंतर, तो यहां एक चीज याद रखनी है कि मूलों का योग कितना होता है माइनस का b/a, मूलों का गुणनफल c/a। ठीक है मेरे भाई, हमें मूलों का अंतर निकालना है, तो क्या काम आएगा अलजेब्रा का वो वाला फॉर्मूला जो मैं आपको कह रहा था कि भैया याद रखो थोड़ा सा। तो यहां पर देखो जो चीज हमारे पास रहती है वो हम यूज कर लेते हैं, अंतर निकालना है निकाल लेंगे, तो 36 ये इधर चला जाएगा 64, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आ रहा है 100, तो अल्फा माइनस बीटा आ रहा है 10, तो मूलों का जो अंतर है वो 10 आ जाएगा, मूलों का जो अंतर आ रहा है वो 10 आ जाएगा। अगला 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है, ये भी पता होना चाहिए, सारी यूनिट डायमेंशंस पता होनी चाहिए। अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर है। लगभग होता है 1.6 के आसपास, 1 माइल बराबर 1.6 किलोमीटर। ये हालांकि यूनिट्स एंड डायमेंशंस में काम आता है आपके, तो आप याद रखें इसको, बीएससी का टॉपिक में भी आ जाता है कई बार। 2 धावक हैं सर ए और बी, 15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की समान दूरी तय करते हैं और 16 मिनट ज़्यादा लगता है, तो अगर मैं कहूँ 15 और 16 उनकी स्पीड है, तो टाइम का रेशो हो जाएगा 16 से 15,
तो ए को बी से ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, 16 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो दूरी कितनी आ जाएगी? तो टाइम है 16 इंटू 16 मिनट, मिनट को घंटे में बदल दो और स्पीड से गुणा कर दो, तो जवाब आ जाएगा सर जी 64 किलोमीटर। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका वो निंजा टेक्निक भी लगा सकते हो, दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का अंतर और 16 मिनट, तो आंसर आ गया 64 निंजा। संख्याओं का लैसे मैसे पे 9 है और लैसे पे 232 है, तो संख्याओं का योग है। बढ़िया यार। तो आपको मैंने सिखाया था ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, एलसीएम बराबर एच ए बी। तो अनुपातों का जो गुणनफल आ रहा है वो एलसीएम बटे 9, तो 9 दूनी 18 और 9 8 72, तो 28 जो आ रहा है ना हमारा 28, उसके ऐसे टुकड़े कर दो को प्राइम, तो 1 और 28 पॉसिबल है, 2 और 14 पॉसिबल है क्या बताओ, 4 और 7 पॉसिबल है, तो ये तो नहीं है सर को प्राइम है, तो चलो तो यहां पर हम देख सकते हैं सर 11 का मल्टीपल भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, और बताओ आत्मा भी तो होनी चाहिए ना, 99 योग, और बताओ 7 चौके 28 हो गया, 9 दूनी 18, 9 8 72, $99 होना चाहिए आंसर है ना, क्योंकि योग 11 आ रहा है, उसको आत्मा से गुणा कर दो 99 आना चाहिए, 108 तो बन ही नहीं सकता। बताओ बारह में कैसे तोड़ोगे, तोड़ ही नहीं पाओगे, 99 आंसर आएगा। अगला सवाल, 4x प्लस का 5, 3x प्लस का 11 बराबर लिख दिया हमने 13/17, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 17 चौके 68x, 17 पंजे 85, 13 तिया 39x और 13 11 143। ठीक है, तो 18 में से 9 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2, 29x बराबर 58, x बराबर आ गया 2, 10 और 4 14, 2:1। सबसे छोटी संख्या जो इससे विभाजित इसको इससे विभाजित करने पर, बढ़िया सवाल है ये, करना कैसे होता है मैं सिखाता हूँ। जब 345 से भाग दे रहे हो ना, तो आप 2 जेनुअनली भाग, हाँ सर एक बार गया, तो एक बार गया तो 567 में से 345 घटा दो चुपचाप, भाई शर्म मत करो, छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं। ये आ गया 122, फिर 8 को ले लो, तो 345 में अगर आप चेक करोगे तो 3 का जाएगा, 4 का जाएगा नहीं, बड़ा हो जाएगा फिर, तो 3 पंजे 15, 34 दिया 102, 103, तो 1228 में से 103 5 घटाएंगे तो 3 आया 9, 193 और 1939। अब आप देख लो 345 में 5 का देखना, 55 25, 20 2 22, 15 और 2 1725 और 345 इंटू 6 करना, 6 पंजे 30, 7 6 चौके 24 और 3 27, 6 तिया 18 और 2 20, 2070। तो क्या बात है बताओ सर, बात यह है कि 1939 बच रहा है, हाँ 1939 बच रहा है। अब इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए, हाँ तो ये भी तो कर सकते हैं, इसमें इतनी बुद्धि लगा रहे हैं हम लोग, जो कि जेन्युइन भी है, बट हम यहां देख सकते हैं कि यार ऐसा हम इसमें क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें जो 5 का मल्टीपल बन जाए। तो एक तो आंसर ये बन गया, ठीक है बढ़िया है,
ठीक है, ऑप्शन से तो हो गया, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन ये समझ के चलो मेरे भाइयों कि बुद्धि लगाने से पहले सोचा करो। यहां वो x पूछा है और उसके अंकों का योग पूछा है 1939। अब मैं ये देख रहा हूं सर ये शेषफल बच रहा है, तो मुझे अगर डिविजिबल बनाना है तो क्या जोड़ूं? इसी पे जाना पड़ेगा। इतना बच रहा है, इस पे पहुंच जाऊंगा तो हो जाएगा काम। तो 10 में से 9 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, 131। बैठा नहीं यार है, कोई गलती कर दी मैंने। अच्छा स्टार्टिंग में गलती कर दी क्या? चलो दोबारा से कर लेते हैं। 345 का मैं भाग दे दूंगा, एक बार चला गया, करना कैसे वो सिखा रहा हूं। 345 को हम सॉल्व करते हैं। ये आया 2, ये आया, अरे यार 222 आ रहा था है। चलो कोई नहीं, 8 उतार लेते हैं। 345 में कितनी बार जाएगा अब? 6 तिया 18, 7 तिया 21, 6 बार देखना। 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 3 27, 6 तिया 18 और 2 20। हाँ सही है, सही है। तो 2228 में से 2070 घटा दो एक बार के लिए, 8, 12 में से 7 गया तो 5, 158, फिर आया 1589। अभी ठीक लग रहा है मेरे को थोड़ा, अभी मुझे बता देना। 3 4 5, अगर मैं कहूँ सर 4 ले लो, 5 ले लेते हैं। 55 25, 20 2 22, 15 और 2 1725। सही जा रहे हैं क्या? 15 में से 9 गया तो 4। भाई इसको करना है, यही है मेरे पास रिमाइंडर तो अभी। अरे 15 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 6, और 11 में से 8 गया तो 136। इसके अंकों का योग 10 होगा ना आंसर? चेक कर लो यार एक बार, अंकों का योग पूछा है, करना ऐसे ही है, लेकिन कोई गलती ना हो बस मेरे से, वो देख लेना। ठीक है ना, रिमाइंडर आ गया अपना। ठीक है, अगला कर लो। इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 3 है, उसकी पावर 36 है, तो 36 में 4 का भाग देंगे तो पूरी तरह से चला जाएगा। तो 3 की पावर 4, 2 है, 4 का पूरी तरह 2 की पावर 4, 6 आ रहा है। 3 की पावर 4 का होता है 1। अब 1 में से 6 तो जाते नहीं है, तो 11 में से 6 चले जाएंगे, तो यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। दो त्रिभुज दे रखे हैं जिनका क्षेत्रफल दे रखा है। अगर इनका क्षेत्रफल दे रखा है तो अगर इनकी भुजाओं का अनुपात निकालूं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ले लो सर, 7 और 3। तो उसमें देखो ये आपकी क्या है? LM है, तो LM नीचे है ना, तो XY निकालना है, तो आंसर आएगा 21। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, n बराबर 4 है। तो अगर किसी भी बहुभुज में निकालना है तो 2n माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री कर लो। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा भी है कि आप है ना ये रखें दिमाग में कि पॉलीगन में योग कितना होता है। एक टेलीविजन सेट 650 में खरीदा गया, 50 रुपये परिवहन चार्ज यानी कि 700 रुपये में, और 20% के लाभ पर बेचा जाएगा, तो 12 सत्ते 84, 840 रुपये में बेचा जाएगा। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20 साल है, सबसे कम उम्र का 5 साल का है, तो ये हो गया 100 साल, और सबसे कम उम्र 5 साल का है सबसे कम उम्र के बच्चे के जन्म से पहले, तो 25 घटा दूं तो अभी 75 साल एज है, जब बच्चा जन्म नहीं हुआ, तो अभी 4 ही लोग हैं घर में, तो हो गया सर 18.75। 18.75। एक वर्ग दे रखा है उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण के स्क्वायर का बटे 2 होता है। तो 64 का अंडर रूट ले लेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। 64 का अंडर रूट ले लेंगे 8 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करो। अगर डी ए बी के मध्य बिंदु है
तो बी का बताओ। तो ए और बी का मध्य बिंदु है डी। तो ये हो गया सर 2 और 4, और ये हो गया -1 और 3। ओ डी है डी। तो बी के निर्देशांक बताओ। तो x प्लस का 2 माइनस का 2, तो x बराबर हो गया -4। इसी प्रकार 4 प्लस का y बटे 2 बराबर हो गया 3, तो y बराबर हो गया कितना 2। तो -4 और 2, यहां मिड पॉइंट दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं और अपन को कोऑर्डिनेट निकालना है दूसरा वाला। दोस्तों उम्मीद करता हूं सेशन आपको जबरदस्त शानदार लगा होगा। लाइक और शेयर आपने कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो जरूर करिए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग चीजें अभी भी मैं लेकर आऊंगा जब डेट्स आ जाएंगी। अभी मेरा फोकस उस पे है कैसी मैं मिक्स प्रैक्टिस कराऊं, कैसे अच्छे पेपर में बनाऊं। तो आप वहां जुड़ सकते हैं मेरे साथ, पीडीएफ अवेलेबल मैं करा दूंगा। अगर हो पाई तो न्यू बैचेस के साथ में आप लोग प्राइम बैच हमारा ले सकते हैं, अगर पूरी तैयारी करना चाहते हो। ये हमारे 26-27 के लिए बैच है, और इन बैच 10 तारीख से शुरू होगा। 1.5 साल की वैलिडिटी अभी हम ऑफर कर रहे हैं। ओल्ड बैचेस भी आप हमारे ले सकते हो, ऑफर 15 तक चल जाएगा। क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर अपना ये CBT2 बूस्टर बैच ले सकते हो आप, अपना स्कोर बूस्टर बैच मजेदार है। 199 में मात्र आपको मिलेगा ये, ठीक है। और ये बैच शुरू हो चुका है। रीजनिंग की क्लास आपकी चल रही है, मेरी क्लास 11 से होंगी, क्योंकि मुझे कुछ प्लान करना है, चीजें करनी है इसलिए, ठीक है। तो आप जरूर जुड़िए हमारे साथ। और यहां पर देखिए 100 डेज टारगेट बैच आपका चैप्टर वाइज मिक्स प्रैक्टिस के लिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए है, तो आप कर सकते हो। कैसे आपको लेना है, आपको एक ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, वहां पर आपको अगर चैप्टर वाइज चाहिए तो 100 डेज, मिक्स चाहिए तो अपना स्कोर बूस्टर बैच आप लेकर तैयारी करिए अपनी शानदार। और 2026 की किसी भी वैकेंसी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो रेलवे प्राइम बैच से जुड़कर अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। कंबाइंड बैच ले सकते हो, मैथ का अलग से ले सकते हो। सभी की प्राइस अभी कम है, ऑफर चल रहा है इसलिए। तो जाइए, फायदा उठाइए। और मैं चाहता हूं कि आप डिसीजन लें और हमारे साथ तैयारी शुरू करें। अटेम्प्ट देने नहीं जा रहे हो, सिलेक्शन लेने जा रहे हो, उस तरह का जज्बा होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आप हमारे प्राइम बैचेस में भी जुड़ सकते हो जब आप एप्लीकेशन पर जाओगे तो, ठीक है मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और कोई कूपन कोड नहीं लगाया नए बैच के लिए। और कोई अगर क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हो। थैंक यू सो मच आप सभी के इतने प्यार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।